हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको हमारे सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से जो वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पर हमारा देखिए पहला पार्ट मैंने देहरादून का अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद आज मैं दूसरा पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। देखिए हमने पहले पार्ट में आपको पूरा बहुत नदियाँ पढ़ा दिया था और देहरादून के बारे में पूरे उसके नाम से और उसकी स्थापना वगैरह सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली थी। उसके बाद उसके नदियों वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ देहरादून में बहती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन आज जो अभी पार्ट 2 में है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके प्रमुख स्थल। ठीक है, देहरादून में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से बोल रहा हूँ बार बार, केवल वही चीज़ें डिस्कस होंगी जो एग्जाम में आने की जिनकी संभावना रहती है। ठीक है, फालतू की कहानियां कविता नहीं सुनाऊंगा मैं। यहाँ पर को आपको सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात होगी और मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगा। ठीक है, आप कॉपी पेन निकाल के अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। बाकी आपको गारंटी है, अगर ध्यान से आप वीडियो देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख स्थल। मैंने जैसे कि आपसे कहा आज हम बात करेंगे प्रमुख स्थलों की। ठीक है, तो प्रमुख स्थल दोस्तों देखिए देहरादून है या उसके आसपास के कुछ एरिया हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, क्या क्या वहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में आता है। कई बार आपसे पूछ दिया जाएगा रोबस गुफाएं किसे कहते हैं। ठीक है, रोबस गुफाएं जो है कहाँ पर है, तो ये और अन्य इसका और किस नाम से जानी जाती हैं। तो इस तरीके से पूछ देंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे चार सिद्धों की। ठीक है, तो चार सिद्ध हैं यहाँ पर को। अब सिद्धों के बारे में एक चीज़ आपको जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, दत्तात्रेय भगवान है जो, उनके 84 सिद्ध हैं। ठीक है, तो दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्ध हैं। उन 84 सिद्धों में से जो 4 सिद्ध हैं वो कहाँ पर हैं, अपने उत्तराखंड में यानी कि देहरादून में है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखिए आप, दत्तात्रेय भगवान, मैंने क्या कहा, दत्तात्रेय भगवान। ठीक है, तो दत्तात्रेय भगवान के कितने सिद्ध हैं, कुल मिला के 84 सिद्ध हैं। ठीक है, तो इन 84 सिद्धों में से दोस्तों 4 सिद्ध हैं अपने उत्तराखंड में। ठीक है, इनमें से 4 सिद्ध कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं हरिद्वार में। ठीक है, सॉरी देहरादून में। देखिए नंबर 1 है इसमें से लक्ष्मण सिद्ध। ठीक है, कौन कौन से हैं, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध और माणक सिद्ध और मोंडू सिद्ध। ठीक है, लक्ष्मण सिद्ध है, नंबर 1 लक्ष्मण सिद्ध है। नंबर 2 है दोस्तों कालू सिद्ध। ठीक है, नंबर 2 कालू सिद्ध है, लक्ष्मण सिद्ध, नंबर 2 कालू सिद्ध, नंबर 3 है यहाँ पर को माणक सिद्ध। ठीक है, कौन सा सिद्ध है, माणक सिद्ध है, माणक सिद्ध। और नंबर 4 पे जो है दोस्तों वो है मोंडू सिद्ध। ठीक है, मोंडू सिद्ध। देखिए ये 4 सिद्ध आपने देख लिए। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लक्ष्मण सिद्ध क्या है, तो ये दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्ध हैं कुल मिला के। तो उनमें से जो 4 सिद्ध हैं ये यहाँ पर देहरादून में दोस्तों लक्ष्मण सिद्ध है। यहाँ पर जो है अप्रैल के अंतिम रविवार को मेला लगता है और प्रत्येक रविवार को यहाँ पर को लोग दर्शन के लिए जाते हैं। लगभग यहाँ पर को प्रत्येक रविवार को क्या रहती है, भीड़ रहती है। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक रविवार को क्या रहती है, भीड़ रहती है। और पेपर में आ सकता है कि कौन से मतलब लक्ष्मण सिद्ध मेले में जो कौन से दिन मेला लगता है या कौन से दिन भीड़ रहती है। ठीक है, और अप्रैल के अंतिम रविवार को यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, तो एक विशेष मेला लगता है, कब लगता है ये, अप्रैल के अंतिम रविवार को। ठीक है, अंतिम रवि को। ठीक है, अंतिम रविवार को, ये देख लीजिए यहाँ पर को ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों कालू सिद्ध में। ठीक है, तो कालू सिद्ध जो है ये भनियावाला से 4 किलोमीटर लगभग दूर है। और यहाँ पर एक जो विशेष चीज़ है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। यहाँ पर लोग जो है पुत्र के लिए मंगत मांगने जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, मन्नत मांगने या मंगत मांगने लिख सकते हैं आप, मन्नत मांगने या मंगत मांगने या मन्नत मांगने। ठीक है, किसके लिए मन्नत मांगने जाते हैं, पुत्र के लिए। ठीक है, तो पुत्र के लिए लोग जो है कालू सिद्ध मंदिर में मन्नत मांगने जाते हैं। अब यहाँ पर आ सकता है कि क्वेश्चन में जो है 4 सिद्धों में से किस सिद्ध को पुत्र के लिए मन्नत मांगने के लिए प्रमुख माना जाए, तो कालू सिद्ध हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों माणक सिद्ध में। तो माणक सिद्ध जो है ये भुंडी गाँव के पास है। ठीक है, ये कौन सा गाँव के पास है, भुंडी गाँव के पास। चलिए यहाँ से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद मोंडू सिद्ध आ जाता है, ये प्रेमनगर के पास है। ठीक है, कहाँ पर, ये क्वेश्चन कई बार आता है प्रेमनगर के पास। ऐसा आ सकता है कि ये मोंडू सिद्ध या माणक सिद्ध जो है कहाँ पर है, तो आप हुंडी गांव के पास या प्रेमनगर के
पास ऐसा इसको कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो दूसरा आता है ये गुच्चू पानी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पेपर में देखा होगा, ठीक है। तो गुच्चू पानी यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आया, दूसरा ही पवित्र जो है यहाँ पर प्रमुख स्थल है। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, ये गुच्चू पानी नाम से पॉपुलर है, लेकिन इसको रोबस गुफाएं भी इसका उपनाम है, ठीक है। रोबस गुफाएं इसका उपनाम क्या है, उपनाम इसका क्या है, रोबस गुफाएं, ठीक है। तो रोबस गुफाएं इसका उपनाम है दोस्तों। ये एक पहाड़ों से आच्छादित गुफा है, ठीक है, इसमें जो है पहाड़ों से आच्छादित गुफा है। और जो रोबस गुफाएं हैं यानी कि गुच्चू पानी है दोस्तों, इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में एक विशेष महत्व है, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिज्म में इसका जो है क्या है, एक विशेष महत्व है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर को एक ये भी पॉइंट जो है आप लोग ध्यान रखना कि इसका जो है इतना ज़्यादा महत्व है रोबस गुफाओं का या गुच्चू पानी का। अब यहाँ पर रोबस गुफाएं और गुच्चू पानी इन दोनों को जो है ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आया था टपकेश्वर महादेव। ग्रुप सी का एग्जाम आपने दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा टपकेश्वर महादेव। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। तो टपकेश्वर, चलो महादेव भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है भाई, ठीक है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में, आपको पता ही है दोस्तों। ये क्या है, एक शिव मंदिर है, ठीक है। टपकेश्वर महादेव मंदिर क्या है, एक शिव मंदिर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जो खास बात है दोस्तों, ये शिव मंदिर कहाँ पर है, गुफा में स्थित है, ठीक है, गुफा में स्थित है। और इसको जो टपकेश्वर महादेव क्यों कहते हैं, ठीक है, इस चीज को आप इस शब्द से ध्यान रखेंगे, ठीक है। टपकेश्वर इसको इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो है निरंतर जल टपकता रहता है, ठीक है। निरंतर जल टपकता रहता है, निरंतर जल टपकने की वजह से टपकता रहता है, ठीक है। तो निरंतर जल टपकता रहता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, टपकेश्वर महादेव मंदिर बोला जाता है। यहाँ पर एक चीज है दोस्तों, शिव मंदिर है, यहाँ पर शिवरात्रि के दिन क्या होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है, शिवरात्रि के दिन। चलिए ये हो गया, और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है। यहाँ पर को ये जो है इंपॉर्टेंट था टपकेश्वर महादेव, इसको ध्यान रखना, ठीक है। टपकेश्वर महादेव कहाँ पर है, देहरादून में, हरिद्वार में, बागेश्वर में, ठीक है, बागेश्वर में या अल्मोड़ा में, ठीक है। तो कहाँ पर है, तो हमारा आंसर सीधा सीधा सही हो जाएगा देहरादून में, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप सी में इससे पहले आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद इसको इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि आया है तो चांसेस रहते हैं, हम उसको दोबारा ध्यान से देखना पड़ता है। उसके बाद दूसरा, अब जो मैं नया स्थान बताने वाला हूँ दोस्तों, ये है चंद्रबनी, ठीक है। चंद्रबनी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। महर्षि गौतम ने यहाँ पर दोस्तों अपनी पत्नी अहिल्या और पुत्री अंजनी के साथ 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, महर्षि गौतम ने किस स्थान पर अपनी पत्नी और अपनी पुत्री के साथ 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, तो वो कौन सा स्थान है दोस्तों, चंद्रबनी, ठीक है। चंद्रबनी पर जो है, चलिए हमने क्या कहा, महर्षि गौतम ने, ठीक है, किस किस के साथ, पत्नी व पुत्री, ठीक है। महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी और पुत्री, ठीक है, पत्नी का नाम क्या था उनका, अहिल्या, क्या नाम है, अहिल्या, और पुत्री का नाम क्या था, अंजनी, ठीक है, पुत्री का नाम अंजनी और पत्नी का नाम अहिल्या। देखिए इन दोनों के साथ, ठीक है, इनके साथ क्या करा था, इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की थी, ठीक है। 12 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर कठिन तपस्या की थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसका विशेष महत्व हो जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, जो महर्षि गौतम थे, इन्होंने क्या किया था, एक कुंड का निर्माण किया था यहाँ पर को, ठीक है। एक कुंड का निर्माण किया था, जिस कुंड का नाम क्या है, गौतम कुंड, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इसका निर्माण किया था, गौतम कुंड। और यहाँ पर आज इसकी ये मान्यता है कि यहाँ पर लोग जो है पवित्र स्नान करते हैं, ठीक है। इसकी क्या मान्यता है, पवित्र स्नान यहाँ पर को किया जाता है, ठीक है। इस कुंड में पवित्र स्नान किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर को हमने बताया आपको कि चंद्रबनी जो है महर्षि गौतम ने अपनी पुत्री और अपनी पत्नी के साथ 12 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की थी। और दूसरा यहाँ पर को गौतम कुंड है दोस्तों, जिसमें पवित्र स्नान किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ से बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं फन वैली की, ठीक है, क्योंकि ये भी मैंने किसी एग्जाम में देखा था। फन वैली कहाँ पर है, तो फन वैली दोस्तों ये एक मनोरंजन पार्क है, ठीक है। फन वैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों, एक पूरी तरीके से एक मनोरंजन पार्क है, ठीक है।
तो मनोरंजन पार्क है फन वैली, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ है उसको ट्रिक बनाया करो, ठीक है। तो फन मतलब मनोरंजन, तो मनोरंजन पार्क है ये, ठीक है। यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, जैसे गो कार्टिंग है, वाटर स्लाइडिंग है, सबसे बड़ा यहाँ पर लहर तालाब है, ठीक है। और उसके बाद लगभग 20 यहाँ पर रोमांचकारी खेल भी होते हैं, ठीक है। तो फन वैली है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना यहाँ पर, ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई खास चीज़ यहाँ पर को नहीं है। उसके बाद मालसी डियर पार्क दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। तो मालसी डियर पार्क के बारे में थोड़ा सा जान लो यहाँ पर को, ये मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है ये एक पार्क है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर को ये है, ये पार्क, कुछ पार्क जो है संरक्षण के लिए होते हैं, कुछ पार्क होते हैं मनोरंजन के लिए। जैसे आप जू वगैरह में जाते हैं ना, तो ये मनोरंजन के लिए जो है बनाया गया है। और यहाँ पर को कुछ जानवर हैं, जैसे हिरन है, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर हिरन है, और कुछ पक्षी यहाँ पर को है, ठीक है। बात करूँगा राजाजी नेशनल पार्क की, ठीक है। तो राजाजी नेशनल पार्क की कितनी इंपॉर्टेंस है वो तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क की मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ग्रुप सी के बहुत सारे एग्जाम में, यूके पीएससी हो चाहे यूके ट्रिपल एससी हो, ठीक है, ये प्रत्येक एग्जाम में या बहुत सारे एग्जामों में इसको पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके विस्तार की, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल विस्तार है उसकी मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक तो इसका क्षेत्रफल विस्तार है 820.42 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन इसको कहीं कहीं पर आपको 830 स्क्वायर किलोमीटर भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो रियल वाला है वो 820.42 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो दोस्तों इसके विस्तार की बात करें तो ये 3 जिलों में से होकर, मतलब 3 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। नंबर 1 हरिद्वार है, ठीक है, कौन कौन सा है, हरिद्वार, और नंबर 2 है देहरादून दोस्तों, ठीक है, हरिद्वार देहरादून, और नंबर 3 जो है पौड़ी। ये भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है कि राजाजी नेशनल पार्क जो है कितने जिलों में फैला हुआ है। तो इसका विस्तार मैंने बताया, इसका क्षेत्रफल आपको बताया, और उसके बाद ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है ये आपको बता दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से होती हैं, और भी आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों जो इसकी स्थापना, चलो इसकी स्थापना सबसे पहले देख लेते हैं। अब इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना की अगर बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, ठीक है। 1983 में जो है 3 वन्यजीव विहारों को मिला करके इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। कितने वन्यजीव विहारों को मिला करके की गई थी, 3 वन्यजीव विहारों को मिला करके। वो कौन कौन है, नंबर 1 है मोतीचूर वन्यजीव विहार, ठीक है, मोतीचूर वन्यजीव विहार, और दूसरा है चीला वन्यजीव विहार, ठीक है, दूसरा कौन सा है, चीला वन्यजीव विहार, और तीसरा खुद जो है राजाजी, ठीक है। तो इन तीनों को मिला करके दोस्तों एक बनाया गया था, कौन बनाया गया था, राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। अब हमने यहाँ से कितनी चीज़ें समझी, एक तो इसकी स्थापना समझ ली, स्थापना इसकी हुई थी 1983 में, 1983 में, ये भी पूछ सकता है। दूसरा हमने समझा कि इसका विस्तार जो है, इसका क्षेत्रफल कितना है, और ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हम आसानी से यहाँ पर से समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसका जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, इसके नाम के बारे में आप लोग जानते होंगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उनका नाम सी राजगोपालाचारी था, ठीक है। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम पर ही इस पार्क का नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए ये आप लिख लो। और एक चीज़ मैं आपको इसके साथ ही साथ ये बताना चाह रहा था कि ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। 15 अप्रैल 2015 को टाइगर रिजर्व, 15 अप्रैल 2015 को ये क्या हुआ है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। टाइगर रिजर्व 15 अप्रैल 2015 को ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक विशेष चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पर 20 पेड़ों का एक ऐसा ग्रुप बन चुका है जो केवल एक पेड़ बन गया, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के कहने का यहाँ पर एक पेड़ ऐसा है जो अपने साथ 20 पेड़ों को जोड़ चुका है, ठीक है। तो 20 पेड़ों को जोड़ चुका है, एक पेड़ ऐसा है, ठीक है। और अब कुल मिला के कितने पेड़ हो गए, एक पेड़ ये है और 20 अपने साथ जोड़ चुका, कुल मिला के 21 पेड़ों का मिलकर एक पेड़ बना हुआ है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर को, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है ऐसा पेड़ कहाँ पर है, तो ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क में है, ये विशेष है दोस्तों। यहाँ पर पक्षियों की लगभग 315 प्रजातियाँ हैं, ठीक है। 315 प्रजातियाँ हैं यहाँ पर पक्षियों की, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना कितनी प्रजातियां हैं, लगभग 315 प्रजातियां। और यहाँ पर मैंने कहा हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर टाइगर है, हिरन है, चीते, सांबर, मोर और भी बहुत सारे जानवर मिल जाते हैं,
ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सहस्त्रधारा दोस्तों, ठीक है। सहस्त्रधारा के बारे में आपने सुना ही होगा। तो सबसे पहले इसके अगर हम बात करें नाम की, तो आपको क्या लग रहा है भाई? सहस्त्रधारा, ठीक है, यानी कि 100 या हजारों धाराएं, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, इसका नाम शायद इसीलिए पड़ा होगा क्योंकि इसमें एक गुफा के भीतर जो है अनेकों पत्थरों से जल टपकता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए संभवतः इसका नाम जो है सहस्त्रधारा रखा गया होगा, ठीक है। सहस्त्रधारा नाम किस लिए रखा? मैंने कहा हजारों पत्थरों से या अनेकों पत्थरों से गुफा के अंदर, ठीक है, अनेकों पत्थरों से जल टपकता रहता है, जल टपकता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते होंगे? हजारों पत्थरों से या अनेक पत्थरों से गुफा के भीतर है, ठीक है। ये इसको देख लेना, आप लिख लो क्योंकि यहाँ पर लिखना इतना ज़्यादा संभव नहीं है। तो गुफा के भीतर जो है इसमें अनेकों पत्थरों से जल टपकता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा गया होगा? इसलिए इसको सहस्त्रधारा इसका नाम रखा गया हो। इसमें जो मेन और ख़ास चीज़ है दोस्तों वो ये है, इसमें जो जल टपकता है वो गंधक युक्त है, ठीक है, गंधक युक्त है। देखिए गंधक की उपस्थिति के कारण ऐसा माना जाता है कि इससे जो चर्म रोग होता है वो ठीक होते हैं। चर्म रोग मतलब स्किन डिजीज, ठीक है। तो स्किन डिजीज जो है इससे क्या होते हैं? ठीक हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अब देखिए चर्म रोगों के, या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है गंधक युक्त जल जो है प्राकृतिक स्थल कौन सा है? तो वो सहस्त्रधारा है, जहाँ पर गंधक युक्त जल जो है क्या होता है? पत्थरों से टपकता रहता है, इससे चर्म रोग ठीक होता है, ठीक है। अब इसके उपस्थिति की बात करें दोस्तों तो ये देहरादून में है, ठीक है। कहाँ पर है? देहरादून से जो है 14 किलोमीटर दूर, लगभग 14 किलोमीटर दूर एक बाल्दी नामक स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? बाल्दी नामक स्थान है, उस स्थान पर ये सहस्त्रधारा उपस्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे अगला जो हमारा मेन टॉपिक है दोस्तों, मेन पॉइंट है वो है जौनसार बाबर, ठीक है। अब जौनसार बाबर के बारे में दोस्तों आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जौनसार बाबर के बारे में हम कई चीज़ें बात करेंगे दोस्तों। नंबर एक तो ये है कि ये एक जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है। जो जौनसार बाबर है ये क्या है? एक जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ पर से पहला टॉपिक तो ये बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी उपस्थिति की। तो ये शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आपने देखा होगा यहाँ से टॉन्स नदी आती है, इधर से यमुना नदी, इस तरीके से आते हैं, यहाँ मिलते हैं। मैंने आपको नदी वाले पार्ट में पढ़ाया था। जो ये वाला क्षेत्र है ये उत्तर है और ये पश्चिम है दोस्तों, ठीक है। तो ये उत्तर और पश्चिम वाला जो क्षेत्र है लगभग टॉन्स और यमुना के बीच का जो स्थान है, यहाँ पर कोई जौनसार बाबर क्षेत्र जो है उपस्थित है, ठीक है। और कालसी, चक्राता और त्यूनी तहसीलें जो है इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये कालसी, चक्राता और त्यूनी, एक बार हनोल त्यूनी के बारे में बड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन आया था ग्रुप सी में। तो ये तीनों तहसीलें जो है, ठीक है, क्या है ये तीनों जो है तहसील हैं, ठीक है। ये तीनों तहसीलें जो है जौनसार बाबर क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। इस क्षेत्र के प्रमुख स्थलों की बात करते हैं तो इसके क्षेत्र के प्रमुख स्थल जो है वो कालसी है, लाखा मंडल है, हनोल, बैराटगढ़ और समताल गार्डन, काणासर और देववन, ठीक है। इनमें से कुछ की हम डिस्कस आगे थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे समताल गार्डन है, ठीक है। समताल गार्डन कहाँ पर है? आ जाता है कई बार। तो ये जौनसार बाबर क्षेत्र में ये क्या है? एक पिकनिक स्पॉट है, ठीक है। तो पिकनिक स्पॉट है, ज़्यादा इसके बारे में कोई जो है डिटेल में पूछेगा नहीं। उसके बाद एक है काणासर, ठीक है। तो काणासर जो है दोस्तों यहाँ पर ये भी एक क्या है? एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। पर्यटन स्थल है, ये भी जौनसार बाबर क्षेत्र में उपस्थित है। उसके बाद देववन है दोस्तों, ठीक है। देववन भी जो है क्या है? एक पिकनिक स्पॉट है, ठीक है। पिकनिक स्पॉट है देववन भी। चलिए उसके बाद हम आगे जो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे वो करेंगे हम कालसी के बारे में, लाखा मंडल के बारे में, हनोल के बारे में, ठीक है। इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं दोस्तों। नंबर एक देखिए आप सबसे पहले कालसी में। कालसी जो है जौनसार बाबर क्षेत्र का दक्षिणी भाग है, ठीक है। जौनसार बाबर क्षेत्र का ये दक्षिणी भाग है। यहाँ पर अगर क्या चीज़ प्रसिद्ध है कि बात करेंगे तो चित्रशिला पर यहाँ पर एक शिला जो है, आपने अशोक के शिलालेखों के बारे में सुना होगा, तो वो कौन से स्थान पर उपस्थित है, ठीक है। तो ये कालसी में ही उपस्थित है, अशोक के शिलालेख, ठीक है। तो यहाँ पर चित्रशिला में क्या है? अशोक के लेख उत्पन्न है, ठीक है। अशोक के शिलालेख लिख देता हूँ मैं सीधे, ठीक है।
शिला मतलब पत्थर होता है, लेख मतलब लिखे हुए, ठीक है, उन पर लिखा गया। तो अशोक के शिलालेख यहाँ पर को जो है महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध हैं दोस्तों। और शिलालेखों की अगर बात करते हैं, ये लिखे गए हैं पाली भाषा में। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगर यहाँ पर लिपि आपसे पूछ ली जाती है तो ये कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखी गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई, जो कालशी क्षेत्र है ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? कालशी जो है जौनसार बाबर क्षेत्र में है, देहरादून के अंदर है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कालशी किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर अशोक के शिलालेख हैं। जो अशोक के शिलालेख हैं ये कौन सी भाषा में दोस्तों? ये हैं पाली भाषा में, और इसकी लिपि अगर पूछ लेता तो ये ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंतर्गत लाखा मंडल की। लाखा मंडल आपने सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाखा मंडल, ठीक है। तो दोस्तों लाखा मंडल जो है ये यमुना और रिखाड़ नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। यमुना और रिखाड़ नदी के संगम पर स्थित है। ये चक्राता से जो है लगभग 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान्यता की बात करते हैं तो लाखा मंडल की क्या मान्यता है? महाभारत में ऐसा माना जाता है कि लाक्षा ग्रह जो है यहीं पर बनाया गया था। अब लाखा मंडल के नाम की बात करते हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है मूर्तियों का भंडार, ठीक है, मूर्तियों का भंडार, ठीक है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मूर्तियों का भंडार है, शायद इसीलिए इसका नाम जो है लाखा मंडल रखा गया हुआ। लाखों मूर्तियों के कारण, लाखों मूर्तियों की उपस्थितियों के कारण जो है इसका नाम जो है लाखा मंडल रख दिया गया था। तो अब मैंने दो चीज़ बताया आपको, एक तो बताया कि ये किसके संगम पर है, किसके संगम पर है? यमुना एंड रिखाड़ एक नदी है, रिखाड़, ठीक है, इसके संगम पर स्थित है। कौन? लाखा मंडल। और लाखों मूर्तियों का भंडार है यहाँ पर, यानी कि मूर्तियों का बहुत बड़ा भंडार है, इस वजह से इसका नाम लाखा मंडल है। और इस पर स्थल की बात करें, जो विशेष स्थल है तो वो है यहाँ पर का शिव मंदिर, शिव मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। ये शिव मंदिर जो है किस शैली का है? उत्तराखंड शैली का ही शिव मंदिर है। और जो शिव मंदिर के अंदर शिवलिंग है, ठीक है, जो शिव मंदिर के अंदर शिवलिंग है दोस्तों, इस शिवलिंग पर जल डालने पर क्या कर सकते हैं हम? अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो लाखा मंडल है ये मूर्तियों का भंडार है, संगम है यहाँ पर यमुना और रिखाड़ का। विशेष स्थलों की बात करते तो यहाँ पर शिव मंदिर है जो उत्तराखंड शैली का बना हुआ है। इस शिव मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उस पर जल डालने पर अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर में दोस्तों बैराटगढ़, ठीक। तो बैराटगढ़ के बारे में हम बात करें तो ये जो है चक्राता से लगभग जो है कितना किलोमीटर दूर है? 15 से 16 किलोमीटर, 15 से 16 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये कौन सी चोटी पर? चक्राता के एक चौरानी चोटी है वहाँ पर, ठीक है। तो कौन सी चोटी है? चौरानी चोटी। आजकल जो है UKSSC हो या UKPSC हो, एग्जाम में वो चीज़ें नहीं पूछ रहा है जो आपको आते हैं, ऐसी चीज़ें पूछ रहा है जो आपको नहीं पता। गाड़ गधेरे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछ दे रहा है जिसको इंसान पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो बैराटगढ़ चक्राता की चौरानी चोटी पर 15 से 16 किलोमीटर लगभग दूर है। दोस्तों यहाँ पर क्या विशेष है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो विशेष चीज़ें होती है वो बहुत ज़रूरी होती हैं पढ़ने, ठीक है। यहाँ पर कोई एक खंडहर है, ठीक है, यहाँ पर कुछ खंडहर पड़े हुए हैं, कुछ खंडहर हैं। तो ये किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट था, उसकी राजधानी थी यहाँ पर को, ठीक है। तो पुलिंद राजा विराट की राजधानी, ठीक है। तो पुलिंद राजा विराट की राजधानी के खंडहर यहाँ पर को है, इसीलिए इसको विशेष माना जाता है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, जो पुलिंद राजा विराट था उसकी पुत्री थी उत्तरा, ठीक है। उसकी पुत्री उत्तरा का विवाह ऐसा माना जाता है कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था, ठीक है। विराट की पुत्री कौन थी? पुत्री उत्तरा थी, ठीक है। विराट की पुत्री उत्तरा थी। और उसके बाद जो है उत्तरा का विवाह किससे हुआ? अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से, ठीक है। अभिमन्यु से विवाह, ठीक है, ऐसा माना जाता है। बैराटगढ़ जो है किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर जो है पुलिंद राजा विराट की राजधानी के कुछ खंडहर अभी भी उपस्थित हैं। और जो विराट थे पुलिंद राजा, उनकी पुत्री का नाम उत्तरा था। उत्तरा का विवाह जो है अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से हुआ था महाभारत काल में, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हनोल की। हनोल जो है आपको पता ही है हनोल का कितना महत्व है।
दोस्तों हनोल जो है, क्योंकि इससे पहले एग्जाम में आ चुका है इसलिए हम इसको महत्वपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ एक बार आ चुकी है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हनोल जो है ये चक्राता से लगभग 110 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो चक्राता से लगभग 110 किलोमीटर दूर है और टॉन्स के किनारे है, ठीक है। किस नदी के किनारे है? ये टॉन्स नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। जौनसार भाबर क्षेत्र जो है दोस्तों उसका सबसे प्रसिद्ध आप कह सकते हैं कि तीर्थ स्थल है, ठीक है, हनोल। यहाँ पर जो है महासु देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर भी है। मंदिर के भीतर चांदी की चादर पर चारों महासु और माता देवलाड़ी के चित्र बने हैं। और मंदिर के बाहर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर छारिया, अंगारिया और बहुत सारे देवी देवताओं के जो है चित्र बने हुए या मूर्तियाँ लगी हुई है। हमने कहा हनोल जो है जौनसार भाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा, देखिए जौनसार भाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है ये, ठीक है। तो जौनसार भाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है हमने कहा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर जो जौनसार भाबर क्षेत्र के लोग हैं उनका एक जो देवता होते हैं सबसे जिनको वो पूजते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो महासु देवता हैं। तो महासु देवताओं का यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। महासु देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है। तो महासु देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर को है। और मंदिर के भीतर देखिए मंदिर है, तो मंदिर के भीतर और बाहर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मंदिर के भीतर की, तो एक चांदी का चादर है, ठीक है। तो चांदी के चादर पर जो है चारों महासु देवताओं, चांदी के चादर पर, ठीक है, चांदी के चादर पर क्या क्या बना है? चारों महासु देवताओं एंड माता देवलाड़ी के चित्र बने हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि महासु देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर है। और मंदिर के भीतर की अगर बात करें तो मंदिर के भीतर जो है एक चांदी के चादर पर जो है चारों महासु देवताओं और माता देवलाड़ी के चित्र बने हैं। बाहर की अगर हम बात करते हैं तो ये बाहर है, तो मंदिर के बाहर जो है एक छारिया, अंगारिया और बहुत सारे उनके देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं, ठीक है। ये आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है मसूरी, ठीक है। मसूरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनका बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। मसूरी जो है आपको पता ही है इसके उपनाम दोस्तों, ठीक है। इसको पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके उपनामों की अगर बात करें तो इसको पर्वतों की रानी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी स्थिति की बात करें तो लगभग 2005 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। ये कहाँ पर उपस्थित है? 2005 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, ठीक है। इसके क्षेत्रफल विस्तार की अगर बात करते हैं, मसूरी के क्षेत्रफल विस्तार की बात करें तो 65 वर्ग किलोमीटर में मसूरी जो है अपना फैला हुआ है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आता है आपको पता ही है, तो ये भारत का सबसे पुराना हिल स्टेशन है, ठीक है। तो भारत का सबसे पुराना हिल स्टेशन, ठीक है। तो भारत का सबसे पुराना हिल स्टेशन है मसूरी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ से आपने देख ली। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मसूरी के संस्थापक की, ठीक है। मसूरी शहर किसने बसाया था? तो इसके संस्थापक की बात करें दोस्तों तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल आर्मी के एक आयरिश अफसर थे, ठीक है। और उन्होंने जो है मसूरी शहर को बसाया था, ठीक है। तो अब ये कब बसाया था? 1825 में बसाया था, ठीक है। मसूरी की खोज 1825 में हुई थी, ठीक है। तो 1825 में किसने बताया था? इनका नाम था कैप्टन यंग, ठीक है। क्या नाम था? कैप्टन यंग। तो कैप्टन यंग जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल आर्मी में काम करते थे, एक आयरिश ऑफिसर थे। 1825 में इन्होंने जो है मसूरी की खोज की। दोस्तों अंग्रेजों ने जो है सुदर्शन शाह के बारे में मैंने आपको परसों पढ़ाया था। तो सुदर्शन शाह से इसको 80 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया था। कितने वर्षों के लिए पट्टे पर लिया था? 80 वर्षों के लिए, ठीक है। 80 वर्षों के लिए जो है पट्टे पर लिया था। किसने लिया था? अंग्रेजों ने, ठीक है। अंग्रेजों ने किससे लिया था? सुदर्शन शाह से,
ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना 80 वर्षों के लिए। और यहाँ पर दूसरी चीज़ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर को एक फैक्ट है वो बताता हूँ। यहाँ पर जो है पहली इमारत जो है मलिंगर होटल बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ पर एक मलिंगर होटल है दोस्तों, ठीक है। तो मलिंगर होटल जो है पहली इमारत है यहाँ की, ठीक है, पहली इमारत जो कब बनी थी, जैसे 1825 में मसूरी की खोज होगी, मसूरी की स्थापना होगी, इसकी ये जो है 1827 में इसको 2 साल के बाद इस होटल को बनाया गया। ये यहाँ की पहली इमारत है। 1832 में दोस्तों यहाँ पर सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया गया। वैसे देखिए आपको अगर एकेडमी वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे तो बाद में ये सारी चीज़ें जो है अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं अभी मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर को सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया गया सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट के द्वारा बताया जो है बसाया गया था 1832 में, ठीक है। 1832 में सर्वेक्षण कार्यालय। अब इसका क्या काम होगा, सर्वे करना वगैरह इन सारी चीज़ों का काम होगा, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ है 1959 में, ठीक है, 1959 में दलाई लामा तिब्बत से निर्वासित होकर पहली बार यहाँ आए थे, ठीक है। तो दलाई लामा आए थे यहाँ पर पहली बार, ठीक है। दलाई लामा जब तिब्बत से निर्वासित किए गए थे तो पहली बार यहाँ पर आए थे 1959 में, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे पूछता है कि दलाई लामा जो है तिब्बत से निर्वासित होकर पहली बार कहाँ आए या कब आए, ठीक है। 1959 में आए थे। और उसके बाद ये बाद में इन्होंने यहाँ पर एक निर्वासित सरकार बनाई और फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये धर्मशाला चले गए, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वहाँ इसको स्थानांतरित कर दिया था धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अकेडमी यहाँ पर सिविल सेवा प्रशिक्षण केंद्र है जो लाल बहादुर शास्त्री सिविल सेवा प्रशिक्षण, जहाँ पर IAS PCS की कोचिंग ट्रेनिंग होती है। उसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार जो है, गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, तो गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी किसको माना जाता है, मसूरी को माना जाता है। अब बात करते हैं मसूरी की कुछ दर्शनीय स्थलों की, जो यहाँ पर जो है दर्शनीय स्थल है, क्योंकि मसूरी जो है एक पिकनिक टूरिस्ट प्लेस है। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों कैंपटी फॉल है, मैसी फॉल, चक्राता फॉल, नाग देवता मंदिर, सुरकंडा देवता मंदिर, देवी मंदिर, या ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर आपको काशीपुर में भी मैंने बताया था, जो उज्जैनी देवी मंदिर भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद तिब्बती स्तूप यहाँ पर है, वन चेतना केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कुछ दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों एक कैमल बैक एक घटना है, ठीक है। इसको कैमल बैक क्या है, कैमल बैक, कैमल मतलब होता है ऊँट, ठीक है। दोस्तों सूर्यास्त के समय यहाँ पर कोई एक मनोहर दृश्य दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऊँट बैठा हुआ है, ठीक है। तो बैठे हुए ऊँट का जैसा दृश्य दिखाई देता है तो उसको क्या कहा जाता है, कैमल बैक। इस घटना को कैमल बैक कहते हैं, ठीक है। तो सूर्यास्त का मनोहर दृश्य, ये क्वेश्चन आता है कि कैमल बैक परिघटना क्या है, या फिर ये कहाँ से ये घटना को इसको देखा जा सकता है। तो ये देखा जाता है कैमल बैक क्या है, जो है बैठे हुए ऊंट जैसा दृश्य, ठीक है। तो बैठे हुए ऊंट जैसा दृश्य जो दिखाई देता है इसको कैमल बैक घटना कहते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको जो दर्शनीय स्थल बताए, इनमें से जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक ज्वाला देवी मंदिर है, तो ज्वाला देवी मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। ये विनोग पहाड़ी पर है, ठीक है। कौन सी पहाड़ी पर है ज्वाला देवी मंदिर, विनोग पहाड़ी पर, ठीक है। तो विनोग पहाड़ी पर है ज्वाला देवी मंदिर, ठीक है। उसके बाद गनहिल पहाड़ी मैंने बोला था आपको, गनहिल, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गनहिल चोटी है, ठीक है, गनहिल पहाड़ी है। तो गनहिल पहाड़ी में इसको तोप डिब्बा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तोप डिब्बा के नाम से भी ये फेमस है। दोस्तों गनहिल तक जो है रोपवे से आप पहुंच सकते हैं, रोपवे है यहाँ पर को, ठीक है। ये भी है कि रोपवे जो है कहाँ से, मतलब रोपवे से किस पहाड़ी पर जाया जाता है, तो ये गनहिल पहाड़ी पर जाया जा सकता है। बिल्कुल आसान भाषा में, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 2122 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, गनहिल पहाड़ी। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ये है तोप डिब्बा। एक आता है लाल डिब्बा, ठीक है, लाल डिब्बा। दोस्तों ये जो है लाल डिब्बा सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी।
और उसके बाद जो तोप डिब्बा है ये सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। सबसे जो पहली सबसे ज़्यादा लाल डिब्बा सबसे ऊंची चोटी है। लाल डिब्बा के बाद जो है तोप डिब्बा या गनहिल चोटी जो है ये ही इसका ही नंबर आता है, यानी कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सुरकंडा देवी मंदिर की। तो सुरकंडा देवी मंदिर जो है 3030 मीटर की ऊंचाई पर है और कद्दूखाल ग्राम के निकट है दोस्तों, एक पर्वत शिखर पर उपस्थित है। इसका धार्मिक महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सुरकंडा देवी मंदिर का, सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ पर उपस्थित है क्वेश्चन में आएगा तो, या इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 3030 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से ऊंचाई होती है। ठीक है, और कद्दूखाल ग्राम के निकट है ये, कद्दूखाल ग्राम के निकट, ठीक है, एक पर्वत पर है और इसका धार्मिक महत्व दोस्तों बहुत ज़्यादा है। ठीक है, धार्मिक महत्व क्या है इसका, बहुत ही अधिक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कैंपटी फॉल की। ठीक है, कैंपटी फॉल, तो कैंपटी फॉल जो है यमुनोत्री मार्ग पर है दोस्तों, लेकिन ये जो कैंपटी फॉल है ये वैसे कहाँ पर है, टिहरी में आता है। ठीक है, इसको हम टिहरी के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे। तो कैंपटी फॉल टिहरी में है, लेकिन क्या है कि जो मसूरी है, मसूरी से के आसपास ही 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इसीलिए इसको जो है इसमें हम जो है मसूरी में गिन लेते हैं। तो मनोहर और एक विशाल जलप्रपात है कैंपटी फॉल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ऋषिकेश की। ठीक है, ऋषिकेश तो आपको पता ही है दोस्तों, ऋषिकेश जो है देहरादून नगर का उपनगर है। ठीक है, ये क्या है, देहरादून का उपनगर है, गंगा और चंद्रभागा का संगम है यहाँ पर। ठीक है, देहरादून ये जो है उपनगर है, कहाँ का उपनगर है, कहाँ का, दून का। ठीक है, देहरादून का उपनगर है ये, और यहाँ पर गंगा और चंद्रभागा का संगम है। गंगा एंड चंद्रभागा नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, उनका क्या है ये संगम है, गंगा और चंद्रभागा नदी का। दोस्तों इसको ऋषि मुनियों की तपस्थली और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र माना जाता है। ऋषिकेश को ऋषि मुनियों की तपस्थली और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र माना जाता है। ठीक है, एक रैभ्य मुनि थे, तो रैभ्य मुनि ने इस स्थान पर इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया था दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए ऋषिकेश इसका नाम पड़ा। ठीक है, ऋषिकेश इसका नाम पड़ा ऋषिकेश। ठीक है, अब यहाँ मैं बात करता हूँ, एक मुनि थे रैभ्य मुनि, मैंने क्या नाम बताया उनका, रैभ्य मुनि। तो रैभ्य मुनि ने क्या किया था, इस स्थान पर अपनी इंद्रियों पर विजय पाई थी। ठीक है, इंद्रियों को जीत कर क्या किया था, ईश्वर को प्राप्त किया था। ठीक है, तो रैभ्य मुनि ने इंद्रियों को जीत करके ईश्वर को प्राप्त किया था, इस वजह से इस यहाँ का नाम जो है इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, तो इसका इसलिए इस यहाँ का नाम क्या पड़ा, ऋषिकेश, ऋषिकेश। ठीक है, तो यहाँ का नाम इसलिए ऋषिकेश पड़ गया। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे अपभ्रंश के कारण, उच्चारण दोष के कारण इसका नाम किस नाम से प्रचलित हो गया, ऋषिकेश के नाम से प्रचलित हो गया। ठीक है, तो ऋषिकेश के नाम से प्रचलित हो गया। अब यहाँ पर कोई ये एक कहानी है। अब जो है ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। ठीक है, इंद्रियों का स्वामी यानी कि कौन थे, विष्णु। ठीक है, इंद्रियों के स्वामी कौन थे, विष्णु थे। तो ऋषिकेश का मतलब क्या होता है, इंद्रियों का स्वामी, क्योंकि रैभ्य मुनि ने इंद्रियों को जीत करके ईश्वर प्राप्त किया था, इसलिए यह का नाम ऋषिकेश है, इंद्रियों का स्वामी यानी कि विष्णु। ठीक है, तो बाद में उच्चारण दोष के कारण ये किस नाम से प्रचलित हो गया, ऋषिकेश के नाम से प्रचलित हो गया। दोस्तों यहाँ के जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश के कुछ उपनाम हैं, यानी कि कुछ पुराने नाम हैं जो महाभारत या फिर केदार पुराण में प्रचलित हैं। ठीक है, केदार पुराण में कुब्जा भ्रग यहाँ का नाम प्रसिद्ध था। तो दोस्तों कुब्जा भ्रग यहाँ का नाम इसलिए रखा गया होगा क्योंकि यहाँ पर आम के बगीचे जो थे ना बहुत ज़्यादा थे, तो आम के बगीचों की अधिकता के कारण, बहुत ज़्यादा आम के बगीचे होने की वजह से यहाँ का नाम कुब्जा भ्रग रख दिया गया। और दूसरा जो है यहाँ का नाम वीरभद्र था उपनाम। ठीक है, क्या था, वीरभद्र। ठीक है, तो ये उपनाम इसके थे, जो प्राचीन नाम भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक मधुकैटभ दैत्य था, आपने उसका नाम सुना होगा, मधुकैटभ दैत्य। ठीक है, तो मधुकैटभ दैत्य जो था उसका जो है भगवान विष्णु ने वध किया था ऋषिकेश में, गंगा के दाहिने तट पर। ठीक है, मधुकैटभ दैत्य का वध किसने किया था, विष्णु ने किया था। ठीक है, मधुकैटभ दैत्य का वध किया था विष्णु ने। ठीक है, गंगा के दाहिने तट पर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना थोड़ा सा।
और ऋषिकेश में एक चीज़ इम्पोर्टेंट और है, यहाँ पर एक ललितादित्य मुक्तापीठ नाम का एक व्यक्ति था। ललितादित्य लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ललितादित्य मुक्तापीठ, ठीक है। तो ललितादित्य मुक्तापीठ नाम का एक व्यक्ति था दोस्तों। ये कौन था? कश्मीर का राजा था ये, ठीक है, कश्मीर का राजा था। इसने यहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक है, अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था इसने, ठीक है। तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर का राजा था, इसने अनेक मंदिरों का यहाँ पर निर्माण करवाया था। अगर बात करते हैं यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की, ठीक है, तो प्रमुख कुछ जो है ऋषिकेश में प्रमुख दर्शनीय स्थल भी होंगे, ठीक है। तो प्रमुख दर्शनीय स्थलों की अगर बात करते हैं, इसके अंतर्गत तपोवन दोस्तों, ठीक है, तपोवन जो है नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। ये लक्ष्मण झूला के पास है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण ने तपस्या की थी, ठीक है। तो लक्ष्मण की तपस्या की वजह से, लक्ष्मण ने तपस्या की थी यहाँ पर को, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है तपोवन रख दिया गया, ठीक है। लक्ष्मण झूला के पास है। दूसरा यहाँ पर लक्ष्मण झूला है। लक्ष्मण झूला 140 मीटर लंबा है दोस्तों। ऋषिकेश से 5 किलोमीटर उत्तर में जो है गंगा नदी पर है, और लेकिन ये टिहरी में आता है वैसे, ठीक है, लेकिन इसको लक्ष्मण झूला जो है ऋषिकेश में ही लोग आमतौर पर मानते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं त्रिवेणी घाट की। तो ये एक स्नान घाट है। संध्या काल में यहाँ पर गौ आरती फेमस है, ठीक है। ये आ सकता है जो है गौ आरती कहाँ पर है? त्रिवेणी घाट पर, ठीक है। यहाँ पर क्या फेमस है? गौ आरती। गौ आरती किस समय होती है? संध्या के टाइम पर, ठीक है। थोड़ा फटाफट ये चीज़ थोड़ा नॉर्मल चीज़ें देख लो। उसके बाद भरत मंदिर है। भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ से ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? भरत मंदिर, ये ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है, ठीक है। तो भरत मंदिर, ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर कौन सा? भरत मंदिर। ये कहाँ पर है? त्रिवेणी घाट के पास, ठीक है, त्रिवेणी घाट के पास है ये। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आगे देखते हैं कैलाश निकेतन मंदिर। ये लक्ष्मण झूला पर स्थित है। 13 मंजिली भवन में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं यहाँ पर को, ठीक है। तो कैलाश थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लो कैलाश। वैसे बहुत सारे यहाँ पर को स्थल हैं, प्रमुख स्थल हैं, लेकिन हम जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है, उनका ही जिक्र हम करेंगे, ठीक है। तो कैलाश निकेतन मंदिर जो है लक्ष्मण झूला पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मण झूला पर स्थित, ठीक है, लक्ष्मण झूला पर स्थित है। इसमें दोस्तों यहाँ पर एक 13 मंजिली भवन है। इस 13 मंजिली भवन में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। सभी देवी देवताओं की मूर्तियां, तो यहाँ पर सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। 13 मंजिली भवन है यहाँ पर कैलाश निकेतन मंदिर में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। और लेकिन ये जो है वैसे ज़िले की बात करेंगे तो ये पौड़ी ज़िले में आता है, लेकिन इसका जिक्र जो है ये ऋषिकेश के अंतर्गत ही होता है, लेकिन ये पौड़ी ज़िले में आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर शत्रुघ्न मंदिर है, शिवानंद आश्रम है, ठीक है। बहुत सारे जो है यहाँ पर है, पशुलोक आश्रम है, विट्ठल आश्रम है, स्वामी शिवानंद आश्रम है, ठीक है। बहुत सारे आश्रम है, बहुत सारे प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर मेन चीज़ों की ही बात करते हैं। दूसरा यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा मुनि की रेती, ठीक है। तो मुनि की रेती भी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आता है। हालांकि ये टिहरी में है, लेकिन इसको जो है ऋषिकेश के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ये गंगा की दाईं ओर में है दोस्तों, बाईं ओर में पौड़ी है, ठीक है। स्वर्गाश्रम, गीताश्रम, गीता भवन, और जो गीता भवन है गीता प्रेस का, ये और भूतनाथ मंदिर सभी जो है यहाँ पर है मुनि की रेती में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 84 कुटिया की, ठीक है। तो 84 कुटिया जो है ना, ये भी थोड़ा सा प्रसिद्ध है, इसका भी थोड़ा महत्व है। इसको हम देख लेते हैं, क्या पता कैसे आ जाए। तो ये जो है ऋषिकेश के पौड़ी वाले भाग में है, ठीक है। तो ऋषिकेश के पौड़ी वाले भाग में है। और यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो महर्षि योगी थे, ठीक है, महर्षि योगी थे, तो इन्होंने यहाँ पर एक शंकराचार्य नगर की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। कौन से नगर की स्थापना की थी? शंकराचार्य नगर की
ठीक है। इन्होंने शंकराचार्य नगर की स्थापना की थी 1967 में। ठीक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.5 किलोमीटर का क्षेत्र है इसका। तो शंकराचार्य नगर की स्थापना इन्होंने किस लिए की थी? भावागीत और ध्यान के लिए। ठीक है। भावागीत और ध्यान के लिए इन्होंने शंकराचार्य नगर की स्थापना की थी और जो है विदेशी लोग यहाँ पर ध्यान के लिए आते हैं। अब क्या हुआ था, जो शंकराचार्य नगर है, जो ये आश्रम इन्होंने बनाया था, इसको 1985 में इसको बंद कर दिया गया था। 1985 में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 8 दिसंबर 2015 से इसको राज्य सरकार ने फिर से खोल दिया है। ठीक है। तो राज्य सरकार ने इसको फिर से खोल दिया है। राज्य सरकार ने कब से? 8 दिसंबर 2015 से। और 1985 में 1985 में इसको बंद कर दिया गया। उस समय जो है उत्तर प्रदेश सरकार थी। ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको जब 2015 में खोला गया तो उसके बाद इसमें कुछ प्रवेश शुल्क रख दिया गया। बिना शुल्क के इसके अंदर एंट्री नहीं होती है। ठीक है। तो इसको जो है शंकराचार्य नगर की स्थापना की गई। अब इस शंकराचार्य नगर को मैंने आपको क्या बताया, एक प्रकार का आश्रम था। यहाँ पर क्या होता था? भावागीत या फिर इसको ध्यान के लिए, ठीक है, भावागीत और ध्यान हेतु इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर जो है विदेशी लोग, अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है ना, विदेशी लोग ध्यान हेतु कहाँ पर जाते हैं? ठीक है। तो विदेशी लोग ध्यान हेतु आते हैं। दोस्तों इसको जो है मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जो वो बताया था मैंने इसको 1885 में क्या किया था, सॉरी 1985 में, माफ़ी चाहते, 1985 में इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है। 1985 में ये बंद कर दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसको 8 दिसंबर 2015 में वापस से खोल दिया। ठीक है। तो वापस से इसको खोल दिया कब? जो है 8 दिसंबर 2015 में इसको वापस से खोल दिया, लेकिन इस पर जो है क्या रख दिया? प्रवेश शुल्क। भैया बिना शुल्क के आप नहीं जा सकते। भाई विदेशी आ रहे हैं तो उनसे शुल्क तो लेंगे ही। दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, कब बंद किया गया, कब खोला गया, और इसको किसने बसाया था। ठीक है। और किस लिए फेमस है, किस लिए इसको बसाया गया था, ये सारी चीज़ें यहाँ से कुछ भी आ सकता है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें आगे जो डिस्कस करते हैं वो है शिवपुरी। ठीक है। शिवपुरी भी फेमस है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ये ऋषिकेश से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, टिहरी वाले क्षेत्र में। और जो ये फेमस है दोस्तों, ये रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है। ठीक है। आपको पता है रिवर राफ्टिंग के लिए क्या है? पॉपुलर है। उसके अलावा दोस्तों एक खलंगा स्मारक है। ठीक है। खलंगा स्मारक है, ये देहरादून में। इसको मैं थोड़ा पहले मुझे डिस्कस करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया था। तो खलंगा स्मारक जो है ये नालापानी नामक स्थान पर दोस्तों देहरादून में। कहाँ पर है? नालापानी। ये स्मारक जो है गोरखा सेनानायक बलभद्र थापा और ब्रिटिश सेनापति गिलेस्पी के साहस और वीरता को समर्पित जो है इसको किया गया है। ठीक है। किस किस के? गोरखा सेनानायक बलभद्र थापा एंड गिलेस्पी, एक अंग्रेज था। ये जो बलभद्र थापा जो था ये गोरखा सेनानायक था। गोरखा सेनानायक। ठीक है। ये गोरखा सेनानायक है। और गिलेस्पी क्या था? एक ब्रिटिश सेनापति, ब्रिटिश सेनापति। अब देखिए यहाँ पर खलंगा स्मारक क्या है? नालापानी नामक स्थान पर है। नालापानी नामक स्थान पर है। और ये दो लोगों को समर्पित है। किस किस को? बलभद्र थापा और गिलेस्पी को समर्पित को। ठीक है। ये बलभद्र थापा और गिलेस्पी को समर्पित है। जो बलभद्र थापा था वो गोरखा सेनानायक है, और गिलेस्पी जो था वो ब्रिटिश सेनापति था। ठीक है। ये यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। जितने भी यहाँ पर को दोस्तों महत्वपूर्ण स्थल होते थे वो मैंने सभी आपसे डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद आगे मैं आपसे कुछ यहाँ पर जो परियोजनाएं हैं, कुछ यहाँ पर अकेडमीज हैं, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर को हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है। प्रमुख संस्थान होंगे कुछ यहाँ पर को। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, जैसे कुछ जो है मिनरल्स वगैरह क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ पर को, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में मिलेंगे। संभवतः आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और बाकी लोगों तक शेयर भी करना दोस्तों। ठीक है। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।